हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब टेक्निकल में। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अपना पार्ट 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ का, जिसमें आप सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो इसका हमारा तीसरा पार्ट लेकर हम हाजिर हैं। तो आप देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्यू टू अ राइज इन टेम्परेचर, the viscosity and the unit weight of the percolating fluids are reduced to 60% and 90% respectively। क्या कह रहा है कि विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट जो है वो 60% एंड 90% क्या कर रहे हैं रिड्यूस हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। बाकी चीज़ें क्या रह रही हैं, कांस्टेंट रह रही हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जब अभी राइज होता है टेम्परेचर में तो हमारी विस्कोसिटी क्या होती है और यूनिट वेट क्या करता है, रिड्यूस करता है। और जब भी हमारा टेम्परेचर राइज करेगा, हमारी जो परमेबिलिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये चीज़ हमें पहले ध्यान रखनी है, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसको अब कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो परमेबिलिटी का फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। तो उसको हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि K इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहें K1 इक्वल टू, तो K हो जाएगा इनटू विस्कोसिटी, चेंज इन विस्कोसिटी अपॉन यूनिट वेट अपॉन विस्कोसिटी, यानी चेंज इन यूनिट वेट अपॉन चेंज इन विस्कोसिटी। अगर इसको हम लगा देंगे तो यहाँ से हमारे क्या निकल आएगा, K की वैल्यू निकल आएगी। यानी K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 90/60। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.333 K, यानी ये हमारी कितने 33.3% इंक्रीज कर जाएगी परमेबिलिटी, अगर हमारा विस्कोसिटी जो है वो 60% और यूनिट वेट 90% कम हो जाता है। तो समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अभी अगर हमने आपको बताया कि अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर में, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि इंक्रीज करेंगे अगर टेम्परेचर में तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या कर जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट्स, कह रहा है किसी भी नेचुरल डिपॉजिट्स का जो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन इन ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटिफिकेशन। कह रहा है जो पैरेलल स्ट्रेटिफिकेशन में जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, वो हमेशा लेस होता है किससे, परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटिफिकेशन। यानी हमारा जो KH होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, KB से। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम 2 वेल्स सिचुएटेड नियर ईच अदर इज, कह रहा है टोटल डिस्चार्ज जो कि 2 वेल्स का, किन्हीं भी 2 वेल्स का जो टोटल डिस्चार्ज है जो कि बहुत ही पास में है, क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लेस देन द सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल वेल्स, लेस देन द सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल, यानी अलग अलग उनसे जो डिस्चार्ज निकलेगा दोनों वेल से, उससे क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो नेट फॉर एन अर्थन डैम विद 30 मीटर वाटर डेप्थ, H की वैल्यू कितनी दी है, 30 मीटर दी है। 25 पोटेंशियल ड्रॉप, ND की वैल्यू कितनी दी है, 25 दी है। कह रहा 5 फ्लो चैनल्स, NF की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ डैम मटेरियल इज 0.03, K की वैल्यू कितनी दी है, 0.03 दी है। अब कह रहा था डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम इज, तो डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ निकालिए। तो डिस्चार्ज कैसे निकलता है, उसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू KH NF अपॉन ND। क्या होता है, Q इक्वल टू KH NF अपॉन ND। इस फार्मूले में अगर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी वो ऑप्शन नंबर है 0.00018, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल इज। निम्नलिखित मेथड्स में से कौन सा मेथड फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल के लिए बेस्ट है? कौन सा ड्रेनेज मेथड फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल के लिए बेस्ट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है वो हमारा किसी भी फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल के लिए सबसे बढ़िया ड्रेनेज का तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट अ पॉइंट विद इन अ सॉइल मास लोडेड एट इस बाउंड्री इज। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट किसी भी सॉइल मास पे क्या होते हैं अगर वो किसी एक पॉइंट पे लोडेड है? तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट द फिलामेंट विच मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इक्वल टू। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होती है? जब फिलामेंट जो है कितने डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ? तो इसका सही जवाब है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। वेट ऑफ द कंटेनर 260 ग्राम, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल 320 ग्राम प्लस कंटेनर, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल ड्राइड एंड 310 ग्राम कंटेनर, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज। ये जो डाटा दिया है इसमें अगर हम डाटा की बात करें तो सबसे पहले क्या दिया है? टोटल वेट कितना दिया है? तो टोटल वेट दिया है 320 ग्राम। 320 ग्राम तो यहाँ से हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल कितना आ जाएगा? 320 माइनस वेट ऑफ द कंटेनर 260, यानी ये कितना आ जाएगा? टोटल वेट जो हमारा आ जाएगा वो टोटल वेट आ जाएगा हमारा 60 ग्राम। टोटल वेट ऑफ सॉइल कितना आ जाएगा? 60 ग्राम आ जाएगा। अगर हम ड्राई वेट की बात करें तो ड्राई वेट हमारा कितना आ जाएगा? ड्राई वेट आ जाएगा 310 माइनस 260 यानी ये कितना आ जाएगा? 50 ग्राम आ जाएगा। 50 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या निकाला? यहाँ से हमने निकाला कि जो ड्राई वेट है सॉइल का, यानी ड्राई वेट है यानी जो सॉलिड है वो कितना है? वो है हमारा 50 ग्राम। और यहाँ से वेट ऑफ द वाटर कैसे निकालेंगे? 60 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें, डब्ल्यू की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड, यानी कितना हो जाएगा? 10/50, यानी कितना हो जाएगा? 20%। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 20%। 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयंट यूनिट वेट इक्वल्स द सैचुरेटेड डेंसिटी। जो बॉयंट यूनिट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो बॉयंट यूनिट वेट होता है वो हमारा होता है सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो हमारे क्वेश्चन सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे राजस्थान जेई हो, या कोई अदर जेई हो, या कोई भी एई का एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ साबित होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले। एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज स्पेशल केस ऑफ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? और उससे पहले एक लाइन दी है कि द सॉइल विच कंटेन्स मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल्स। वो सॉइल जो कि मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल को कंटेन करती है वो क्या करती हैं? तो वो हमारी क्या करती हैं? वो हमारी हाई कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट को पजेस करती हैं? ये नहीं करती हैं। ये ऑप्शन यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। और बाकी प्लास्टिसिटी भी पजेस करती हैं, मोर विद ड्राई श्रिंक करती हैं, स्पेल मोर करती हैं व्हेन वेट करते हैं तब। यानी इसके ये तीनों ऑप्शन सही हैं, करेक्ट हैं। और ये ऑप्शन क्या है? इसका इनकरेक्ट है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पाइल इज बीइंग ड्रिवन विद अ ड्रॉप हैमर वेइंग 800 किलोग्राम and having a free fall of 1 meter. If the penetration with last blow is 5 mm, the load carrying capacity of the pile according to the engineering new formula is। तो ये कुछ वैल्यूज़ दी हैं और इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फार्मूला से कह रहा है
कि जो भी हमारी पाइल है उसका जो वेट है इतना है, तो उसकी कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए जो इंजीनियरिंग फार्मूला है वो हमारा क्या है, Q इक्वल टू W इंटू एच अपॉन S प्लस सी, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ क्या है, अब हम देख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो अगर W की बात करें तो W कितना दिया है, 1800 kg दिया है। H की बात करें तो कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। S की बात करें तो क्या दिया है, 5 mm दिया है, पेनिट्रेशन है ये। और C की बात करें तो C कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.5 होती है। इन सबको पुट कर देंगे तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू 10 टन आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम टी टू द फाइनल सेटलमेंट इज नोन एज। किसी भी टाइम टी पे जो सेटलमेंट होता है और जो फाइनल सेटलमेंट होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है। तो उसका रेशियो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमारा कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूज फॉर। जो वेस्टरगार्ड एनालिसिस है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये हमारा स्टेडिफाइड सॉइल्स के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल एट रेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू। निम्नलिखित में से जो अर्थ प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर फाई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, तो ये 1045 माइनस 5 इसके भी नहीं होगा, 1045 प्लस 5 नहीं होगा, 10 स्क्वायर 45 माइनस नहीं होगा, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो अर्थ प्रेशर है वो इनमें से किसी के भी प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इन चार ऑप्शन में से किसी के भी प्रोपोर्शनल अर्थ प्रेशर नहीं होता है। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इनमें से चारों के बराबर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सीपेज वाटर इन सॉइल इज। कह रहा क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट किसी भी सॉइल में क्या होता है। जो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट होता है, तो अगर हम क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट की बात करें तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई सी इक्वल टू क्या होता है, G-1/1 प्लस ई। यानी ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉइड रेशियो के। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया है, दोनों ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अलग अलग करके दिए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सही है। दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉइड रेशियो, ये भी सही है। तो इसलिए इसका सही जवाब इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर ये दोनों ऑप्शन में होता या यहाँ पे दिया होता C एंड D, तब इसका सही जवाब क्या होता है, C एंड D, यानी दो इसके दोनों ये करेक्ट आंसर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर अ रिमूव्ड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 50%। किसी भी कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा, किसी भी रिमूव्ड सैंपल का जिसकी लिक्विड लिमिट 50% है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा हमारा 0.28। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल बिहेव्स लाइक अ डेंस सैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेस बिहेव्स लाइक अ डेंस सैंड। निम्नलिखित में से कौन सी जो क्ले है वो डेंस सैंड की तरह बिहेव करती है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद अ हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है किसी भी हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के साथ, वो हमारी कैसे बिहेव करती है, डेंस सैंड की तरह बिहेव करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल इज अफेक्टेड बाय। जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है किसी भी सॉइल का, वो किससे अफेक्ट होता है। तो ये हमारा अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, बोथ कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी से अफेक्ट कर जाता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हमारा कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी से अफेक्ट हो जाता है, यानी इन दोनों पे ये डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज। जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो क्या है, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ। जो हमारी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम फैक्टर फॉर अ क्ले लेयर इज। जो टाइम फैक्टर है क्ले लेयर के लिए वो क्या है, तो वो क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। जो टाइम फैक्टर होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के। यानी जो TB हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, KB के होता है, KB के होता है।
के भी क्या हो गया हमारा, परमिबिलिटी हो गया। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल, जो कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल है वो क्या है, डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट, इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट, डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द प्लास्टिक लिमिट, इट्स नॉट रिलेटेड विद प्लास्टिक लिमिट। जो कंप्रेसर इंडेक्स हमारा है वो क्या करता है, वो हमारा क्या करता है, डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट। जो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स है वो हमारा क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है विद एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट को बढ़ाने से हमारा जो कंप्रेशन इंडेक्स है वो डिक्रीज कर जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्ले लेयर ए विथ सिंगल ड्रेनेज एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV टेक्स 6 मंथ टू अचीव 50% कंसोलिडेशन। यानी जो हमारा सैंपल 1 है वो क्या करता है, वो हमारा 6 मंथ लेता है कंसोलिडेशन होने में, 50% कंसोलिडेशन होने में। कह रहा है अगर डबल ड्रेनेज कर दी जाए तो क्या होगा, तो हमारा जो डबल ड्रेनेज कर दी जाए तो हमारा सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितने दिनों में हो जाएगा। तो ये हमारा कितने दिनों में हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3 मंथ में हो जाएगा, 3 मंथ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेस नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेस नॉर्मली क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है डिक्रीज विद इंक्रीज लिक्विड लिमिट। हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है लिक्विड लिमिट को इंक्रीज होने के साथ। यानी किसी भी सैंपल की अगर लिक्विड लिमिट बढ़ती जाएगी तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन एट एनी स्टेज ऑफ लिक्विड लोडिंग कैन बी मेड। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमिबिलिटी किसी भी स्पेसिमेन का किसी भी स्टेज पे कैसे मेजर किया जा सकता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ओनली इन फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर। यानी किसी भी फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर से ही इसको डायरेक्टली मेजरमेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज। जो कंप्रेसिबिलिटी है सैंडी सॉइल की वो क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मच लेस देन दैट ऑफ क्लेई सॉइल। यानी ये क्लेई सॉइल से बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है क्लेई सॉइल से कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल। यानी सैंडी सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लेस होती है किससे, क्लेई सॉइल से, क्लेई सॉइल से। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेशन क्ले इज लेस देन दैट ऑफ द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। तो इसका सही जवाब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज लेस देन दैट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। यानी किसी भी OCR ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है किससे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले से, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज कांस्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड आल्सो डिफरेंट फॉर अ सॉइल एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए और डिफरेंट होता है डिफरेंट तरीके की कंसोलिडेशन स्टेट्स के लिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ये हमारी 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसका पार्ट 3 आप देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन अ सॉइल। जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन है किसी भी स्ट्रक्चर का, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो वो क्या है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशियो। यानी वो डिक्रीज कर जाएगा, अल्टीमेट कंसोलिडेशन डिक्रीज कर जाएगा इनिशियल वॉइड रेशियो बढ़ने के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ सॉइल इज। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉइड रेशियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स। यानी अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो होता है, सेटलमेंट होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेशन इंडेक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सेटल्ड 10 mm when effective stress was increased from 100 kN per meter square to 200 kN per meter square. If the effective stress is further increased from 200 kN meter square to 400 kN meter square, then the settlement of the same clay is. तो इसको निकालने के लिए हम एक रिलेशन याद रखते हैं, डेल्टा H1 अपॉन डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा सिग्मा 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा 2। यानी चेंज इन
चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इन केस 1 एंड इन केस 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या पाएंगे, H1 क्या था 10 था, H2 पता नहीं था, और सिग्मा 1 कितना था, ये भी हमारा 100 था, और डेल्टा सिग्मा 2 भी कितना था 100 था। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो H2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 mm आएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई। जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैं वो सबसे बढ़िया किससे कॉम्पैक्ट कर दी जा सकती हैं, तो वो हमारी वाइब्रेटरी रोलर से सबसे बेस्ट तरीके से कॉम्पैक्ट की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। विद द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, यानी कॉम्पैक्शन एनर्जी के अमाउंट को अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज। यानी जो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और जो ड्राई डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच एनी सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड डिपेंड्स अपॉन। वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जहाँ तक हम किसी भी सॉइल को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं किस पे डिपेंड करती है, तो वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी मॉइस्चर कंटेंट और अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट और अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी पे डिपेंड करती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जहाँ तक हम उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर शियर स्ट्रेंथ ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट इज सुटेबल बिकॉज इट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर ऑल 3 ड्रेनेज कंडीशन, सही है। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द पोर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द टेस्ट इज पॉसिबल, सही है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेल्योर प्लेन इज यूनिफॉर्म, सही है। स्टेट ऑफ द स्टेट विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द टेस्ट एज वेल एज इट्स फेल्योर इज कंप्लीटली डिटरमाइंड, सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई इसका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। किसी भी शियर स्ट्रेंथ ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट इसलिए सुटेबल होता है शियर स्ट्रेंथ के लिए क्योंकि ये सारे पॉइंट इसमें क्या करते हैं, वैलिड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आर कॉम्पैक्टेड रेस्पेक्टिवली एज। बेटर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती हैं वो किस तरीके से कॉम्पैक्ट की जाती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेट ऑफ OMC एंड ड्राई ऑफ OMC। यानी वेट ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक क्या की जाती हैं, कॉम्पैक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इफेक्टिव कोहेजन ऑफ अ सॉइल कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये हमारा क्या है, ये सही है स्टेटमेंट। पहला देखते हैं। इफेक्टिव कोहेजन ऑफ अ सॉइल कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, कह रहा है कि इफेक्टिव कोहेजन ऑफ सॉइल क्या है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, कहता नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो ये क्या है हमारा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो आगे पढ़ सकते हैं। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल रियली बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, सही 30 डिग्री सही है। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल सॉइल इंक्रीजेज इन स्टेट ऑफ कॉम्पैक्टनेस इंक्रीजेज, सही है। इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ मिनरोलॉजी एंड क्ले साइज कंटेंट, ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ लूज सैंड सैंपल एंड अ डेंस सैंड सैंपल कंसोलिडेशन टू द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस। फॉर अ लूज सैंड सैंपल एंड डेंस सैंड सैंपल कंसोलिडेटेड टू द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, बट पीक स्ट्रेंथ ऑफ डेंस सैंड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लूज सैंड। जो पीक स्ट्रेंथ होगी डेंस सैंड की वो कैसे ज़्यादा रहेगी, किससे, लूज सैंड से। तो ये क्या है, फॉर अ लूज सैंड सॉइल एंड डेंस सैंड सॉइल, किसी भी दो लूज सैंड सॉइल और डेंस सैंड सैंपल हैं, कंसोलिडेशन किया जाता है, तो अगर उनकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ सेम रहती है तो क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम रहेगी, बट स्ट्रेंथ ऑफ डेंस सैंड इज ज़्यादा हो जाएगी, किससे, लूज सैंड से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस पार्ट 3 का आखिरी क्वेश्चन है। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल, जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या है, वो क्या करती है, डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, यानी नॉर्मल स्ट्रेस को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो हमारी शियर स्ट्रेंथ क्या है सॉइल की, वो भी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये थे आज के हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हों, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।